नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक्स सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BPSC 107 के चैप्टर नंबर 14 की चर्चा करेंगे। चैप्टर का नाम होगा शीत युद्ध का अंत, वैश्विक व्यवस्था और अव्यवस्था का उदय। चैप्टर में बेसिकली हमें यह पढ़ाया जाएगा कि जब शीत युद्ध का अंत हुआ, यानी कि 1991 के बाद से लेकर अब तक की विश्व की राजनीति में क्या बदलाव आए हैं। क्या विश्व की राजनीति में अमेरिका का दबदबा हो गया है, या कुछ महाशक्तियां अमेरिका के इस दबदबे को चुनौती दे रही हैं। क्या वास्तव में अमेरिका और रशिया के बीच में चला जो शीत युद्ध था, यही सारे संघर्षों की जड़ था, या 1991 के बाद विश्व की राजनीति में कुछ और मुद्दे उठे हैं जिसकी वजह से आगे चलकर तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम इस चैप्टर में जानेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर की एक प्रस्तावना दी गई है, जो पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा और इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे इसके ऊपर चर्चा करती है। चैप्टर की शुरुआत यहाँ से होती है कि शीत युद्ध के अंत के कारण क्या थे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 1939 से लेकर 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, और इस वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी, जापान, इटली, ब्रिटेन और फ्रांस जैसी महाशक्तियाँ धराशायी हो गई। यूरोप के कई सारे से जो देश थे वो सारे धराशायी हो गए, और उसके बाद विश्व में दो महाशक्तियों का उदय हुआ, जिसमें से एक महाशक्ति का नाम था अमेरिका और दूसरी महाशक्ति साम्यवाद को बढ़ावा दे रही थी सोवियत संघ। इन दोनों के बीच में विचारधाराओं का एक टकराव चला, प्रतिस्पर्धा की एक दौड़ चली, जो कि शीत युद्ध के नाम से जानी जाती है। कई बार युद्ध जैसी परिस्थितियां हैं, लेकिन दोनों महाशक्तियों ने युद्ध नहीं लड़ा। परिणाम ये रहा कि विचारकों ने इसे शीत युद्ध की संज्ञा दी, और ये शीत युद्ध लगभग 45 साल पूरे विश्व की राजनीति में हावी रहा, जहां एक वर्ग अमेरिका के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा था, दूसरा वर्ग सोवियत संघ। और ये इसका जो कालक्रम था, इसका जो समय था, वो था 1945 से 1991, यानी कि 1945 से 1991। तो जो शीत युद्ध की राजनीति थी, पूरे विश्व में अव्यवस्था का दौर बना था, कभी भी युद्ध हो सकता था। ऐसे में शीत युद्ध का अंत 1991 में हुआ। तो इसके क्या कारण थे, इस की चर्चा यहाँ पे की गई है। तो शीत युद्ध के अंत का पहला कारण तो ये था सोवियत संघ का विघटन, क्योंकि जब दो महाशक्तियों के बीच में अगर युद्ध है, दो महाशक्तियों के बीच में अगर संघर्ष है, उसमें से एक महाशक्ति धराशायी हो जाए, तो सिंपल सी बात है, युद्ध का अंत हो ही जाएगा। तो सोवियत संघ के अंतिम जो राष्ट्रपति थे, उनका नाम था मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव ने जब सत्ता की बागडोर संभाली, तो उनको एक ऐसा सोवियत संघ मिला जिसकी अर्थव्यवस्था गिरी हुई थी, जिसके जो देश थे वो स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे, राजनीति बिल्कुल रुक चुकी थी, नौकरशाही भ्रष्टाचार में लिप्त थी, और जनता स्वतंत्रता की डिमांड कर रही थी। ऐसे में मिखाइल गोर्बाचेव ग्लास्नोस्त और पेरेस्ट्रोइका की नीतियों को लेकर आते हैं, यानी कि अर्थव्यवस्था में खुलापन और अर्थव्यवस्था में सुधार। वो पूंजीवाद और निजीकरण की ओर चाहते हैं और सामाजिक मुद्दों को हल करना चाहते हैं, लेकिन उनके सुधारों की गति इतनी ढीली थी, इतनी धीमी थी, जिसकी वजह से उन्हें अपनी ही पार्टी के लोगों का विरोध झेलना पड़ा। परिणाम ये हुआ कि एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया जैसे दो देश थे, इन्होंने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। आगे चलकर 25 दिसंबर यानी कि 25 दिसंबर 1991 को रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने भी अपनी अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करके सोवियत संघ के विघटन की घोषणा कर दी। इस प्रकार से सोवियत संघ के विघटन के बाद, सोवियत संघ के टूटने के साथ ही क्या हुआ, शीत युद्ध का अंत हो गया और पूरी दुनिया में अमेरिका की शक्ति का दबदबा शुरू हो गया। दूसरी बात ये मानी जाती है शीत युद्ध के अंत का कारण कि पूर्वी यूरोप में साम्यवाद खत्म हो रहा था। देखिए, यूरोप की बात की जाए तो यूरोप में जो पश्चिमी यूरोप के देश थे वो तो अमेरिका के साथ शामिल हो गए, और पूर्वी यूरोप के जो देश थे वो सोवियत संघ के साथ शामिल हुए। अब पूर्वी यूरोप के देशों ने जो साम्यवाद को अपनाया, कम्युनिज्म को अपनाया, गवर्नमेंट सेक्टर को बढ़ावा दिया, ऐसे में उनकी अर्थव्यवस्था बोझिल हो गई। गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी वहाँ तेज गति से फैलने लगी, और संसाधनों की जो कमी थी उसको ये झेलने लगे। ऐसे में यहाँ के लोगों को ये लगा कि कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था पिछड़ रही है। तो ऐसे में ये लोग पूंजीवाद की तरफ आगे बढ़ गए। तो जब ये पूंजीवाद की तरफ आगे बढ़ गए, तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं पूंजीवाद की जीत थी और साम्यवाद का पतन था, और यही कहीं ना कहीं शीत युद्ध के अंत का कारण था। कहा जाता है कि 1989 में पोलैंड से साम्यवाद का पतन शुरू हुआ। धीरे धीरे देखते देखते हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, जहाँ पर सोवियत संघ हस्तक्षेप तो कर रहा था, लेकिन फिर भी वहाँ के लोगों ने सोवियत संघ का विरोध किया और एक खुली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं। क्रिसमस के दिन क्रूर रोमानियाई तानाशाह ने निकोलो सियोरोस्को, उनकी पत्नी को लाइव टेलीविजन पे मार दिया गया।
तो ऐसी घटनाएं इन देशों में होने लगी, संघर्ष होने लगे, लेकिन साम्यवाद अपने अंत की ओर था और पूंजीवाद अपनी उदय की ओर, जिसका परिणाम ये हुआ कि शीत युद्ध का अंत हो गया। 1989 में 9 नवंबर 1989 को बर्लिन की दीवार तोड़ दी गई, जिसकी चर्चा हमने शीत युद्ध के चरण वाले चैप्टर में की थी। बर्लिन की दीवार गिरते ही ये माना गया कि दूसरी दुनिया का खात्मा हो चुका है और शीत युद्ध भी अब खत्म हो जाएगा, और सोवियत संघ का विघटन, जो कि मैंने आपको समझा दिया। तो शीत युद्ध के अंत के ये बड़े कारण माने जाते हैं, लेकिन अगर मैं इन चारों को एक ही सूत्र में बांध दूं तो ये मैं ये कह सकता हूं कि सोवियत संघ का विघटन और शीत युद्ध का अंत। तो ये हमने शीत युद्ध के विभिन्न चरण वाले चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। तो शीत युद्ध के अंत के कारण हमारे कोर्स में इतने ही दिए गए हैं। अब बात ये आती है कि शीत युद्ध के बाद दुनिया में क्या बदलाव आए। मेन चैप्टर में जो क्वेश्चन है वो यहीं से शुरू होता है। इतना तो आपको एक रिकैप करवाया गया है। तो देखिए, शीत युद्ध के बाद ये माना गया कि दुनिया में एक सिस्टम का उदय हुआ, और कुछ लोगों का कहना नहीं, दुनिया में अव्यवस्था का उदय हुआ। तो चलिए जानते हैं कैसे। तो जब 1945 की बात की दुनिया बात करते हैं तो वो शीत युद्ध की संस्कृति में रही। ऐसे में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में हथियारों की होड़ रही, अंतरिक्ष की होड़ रही, क्यूबा का मिसाइल संकट, वियतनाम युद्ध, डेटेंट, अफगानिस्तान पर हस्तक्षेप, ये सब चीज़ें हम शीत युद्ध के विभिन्न चरणों में पढ़ चुके हैं। ऐसे में जो शीत युद्ध का काल था वो अव्यवस्थाओं से घिरा हुआ था। लेकिन जब शीत युद्ध का पतन हुआ तो कुछ लोगों ने क्या विचार दिए, ये देखिए। तो कुछ लोगों ने ये कहा कि ये तो इतिहास का अंत हो गया। उनमें से सबसे बड़े व्यक्ति थे फ्रांसीसी फुकुयामा। तो फ्रांसीसी फुकुयामा का ये कहना था कि सोवियत संघ का विघटन और शीत युद्ध का अंत ये सब इतिहास की बात हो गई। इसके बाद अब कभी भी कोई भी अमेरिका के दबदबे को टक्कर नहीं दे पाएगा। यानी कि फ्रांसीसी फुकुयामा का ये कहना था कि 1991 के बाद सोवियत संघ का विघटन और पूरे विश्व में एकमात्र महाशक्ति कौन बचा? अमेरिका बचा। अब अगर पूरे विश्व में एकमात्र महाशक्ति अमेरिका बचा है तो ये माना गया है कि अब अमेरिका को चुनौती देने वाला दूसरा देश कभी पैदा नहीं होगा। ऐसा कौन कह रहा? फुकुयामा। तो फ्रांसीसी फुकुयामा ने 1989 में अपना एक निबंध लिखा, द एंड ऑफ हिस्ट्री, जो बाद में 1992 में उन्होंने द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन नामक एक और किताब लिखी। इसमें उन्होंने ये कहा कि मानवता का जो सामाजिक सांस्कृतिक विकास है उसका अंतिम बिंदु है शीत युद्ध का अंत। उन्होंने कहा कि हम जो देख रहे हैं वो सिर्फ शीत युद्ध का अंत नहीं है। अब हमें ऐसे किसी दौर से नहीं गुजरना पड़ेगा। ये जो विचारों का मतभेद था ये यहीं पर था। इसके बाद की पूरी दुनिया अमेरिका के दबदबे में जिएगी, पूंजीवाद के दबदबे में जिएगी। पूरी दुनिया स्वतंत्रता को बढ़ावा देगी, उदारवाद को बढ़ावा देगी, बाजार अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और लोकतंत्र का मुद्दा होगा। तो जब हम बात करेंगे इतिहास के अंत की तो हम बात करेंगे साम्यवाद के पतन की, मार्क्सवादी विचारधाराओं के पतन की, और हम बात करेंगे पूंजीवाद को बढ़ावा देने की, हम बात करेंगे व्यक्ति की स्वतंत्रता की। इसके बाद एक नई और थ्योरी आई शीत युद्ध के बाद, यानी कि शीत युद्ध के बाद पहली थ्योरी क्या आई? द एंड ऑफ द हिस्ट्री, यानी कि इतिहास का अंत। इतिहास का अंत हिस्ट्री ये थ्योरी किसने दी है? फ्रांसीसी फुकुयामा ने, जिसमें वो क्या कह रहा है कि अब विश्व के लोगों को दोबारा ऐसी परिस्थितियों से गुजरना नहीं पड़ेगा। पूरी दुनिया पूंजीवाद का परचम देखेगी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात होगी, कोई किसी को उपनिवेश नहीं बनाएगा, गरीबी बेरोजगारी अब पिछले ज़माने की बातें हो जाएंगी और अमेरिका का दबदबा रहेगा। ऐसा कौन कह रहा है? फ्रांसीसी फुकुयामा। कहाँ पर कह रहा है? इतिहासवाद का अंत। दूसरी एक नई दृष्टिकोण का उदय हुआ, थ्री ब्लॉक जियो इकोनॉमिक्स मॉडल। देखो, थ्री ब्लॉक जियो इकोनॉमिक्स मॉडल की बात करें तो हम इसमें 3 देशों को रखते हैं कि शीत युद्ध के बाद पूरी दुनिया में 3 देशों के आसपास पूरी अर्थव्यवस्था घूमेगी। पहली डोर में होंगे कोरिया के साथ ही हम इसमें जोड़ लेंगे किसको? चीन को और जापान को। यानी कि पूरी दुनिया में 3 बेल्ट होंगी, जिनमें से पहली बेल्ट में होंगे कौन? कोरिया, चीन और जापान, जो कि पूरे विश्व में एक बड़ी महाशक्ति बन सकते हैं। दूसरे में होंगे अमेरिका के साथ समझौते वाले देश, और तीसरे में होगा यूरोप। यानी कि जब हम 3 ब्लॉक की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि 3 ब्लॉक पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करेंगे। पहले में होंगे अमेरिका और उसके ग्रुप के देश, यानी कि नाफ्टा, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में जितने भी देश शामिल थे। इसके साथ साथ कोरिया, जापान और चीन वाली जो बेल्ट है, और तीसरी बात क्या थी? यूरोप। ये तीनों ही पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करेंगे। किसके बाद? शीत युद्ध के बाद। इसी नीति को हमने क्या कहा? 3 ब्लॉक जियो इकोनॉमिक्स मॉडल। इसने कहा जिस प्रकार से पहले ब्रिटेन और फ्रांस पूरी दुनिया को कंट्रोल करते थे,
फिर शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ पूरी दुनिया को कंट्रोल करना चाहते थे। इसी प्रकार से शीत युद्ध के बाद ये तीन जो ग्रुप हैं, ये तीन जो विश्व में बेल्ट है, ये पूरी की पूरी इकोनॉमी को क्या करेगी, कवर करेगी। ऐसे कई विचारकों ने अपनी अपनी भविष्यवाणी की थी। जोसेफ नॉय ने लेकिन आगे चलकर इसकी आलोचना की है। उनका ये कहना है कि जब हम विश्व की तकनीकी रुझानों के विरुद्ध है ये सारी चीज़ें, क्षेत्रीय व्यापार और कई फार्म वैश्विक बाजार में एक तिहाई तक सीमित रहना नहीं चाहेगी। यानी कि विश्व की जो बाजार व्यवस्था है वो इसी तीन बेल्टों में क्यों रहेगी, क्या वो इसका विरोध नहीं करेगी? इसके अलावा इसमें सुरक्षा चिंता की बात ही नहीं कही गई है। जर्मनी, जापान, रूस और चीन के लिए हो सकता है ये सारी चीज़ें एक दूसरे के लिए खतरा बन पाए, क्योंकि इनमें से अगर कोई भी एक देश विकसित होगा तो दूसरा देश क्यों चाहेगा कि वो विकसित हो, क्योंकि हर एक देश अपने आप को सुपर पावर बनाना चाहेगा। ऐसे में शायद एक नए मतभेदों का उदय शुरू होगा, एक नए संघर्षों का उदय शुरू होगा। तो शीत युद्ध के बाद पहली फिलॉसफी क्या आई कि भाई इतिहास का अंत हो चुका है, अब विश्व ऐसी अर्थव्यवस्था को नहीं देखेगा। दूसरी चीज़ ये आई कि हाँ भाई 3 ब्लॉक जियो इकोनॉमिक्स मॉडल, यानी कि कुछ देशों के इर्द गिर्द पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था घूमेगी। तीसरी मॉडल जो आया वो आया शक्ति संतुलन का मॉडल। देखो शक्ति संतुलन यानी कि पावर बैलेंस की बात करें तो ये क्या होता है, तो शक्ति संतुलन का मतलब ये होता है कि हम अपनी सैन्य क्षमताओं का विकास अपने शत्रु देश की सैन्य क्षमताओं के बराबर कर लें या अपने पड़ोसी देशों के बराबर कर लें। जैसे कि हमें पता है, देखो भारत का गतिरोध चीन से है, तो चीन की जितनी पावर उतनी हमारी होगी, तो लड़ाई होगी क्या, नहीं होगी, समझौते होंगे। लेकिन एक देश युद्ध कब होता है, युद्ध जब होता है एक देश पावरफुल हो और एक कमजोर हो, कभी बराबर वालों में युद्ध नहीं होता। आपने देखा अमेरिका और रूस के बीच में युद्ध हुआ, इतने सालों से अमेरिका बीच और रूस के बीच में युद्ध नहीं है, क्योंकि दोनों समान पावरफुल हैं। लेकिन युद्ध किसके बीच में हो रहा है, रूस और यूक्रेन के बीच में हो रहा है। बताओ, कोई बराबरी नहीं है इस युद्ध में। तो शक्ति संतुलन का मॉडल क्या कहता है, शक्ति संतुलन का मॉडल ये कहता है कि शीत युद्ध का अंत हो गया है और विश्व हो गया बहुध्रुवीय। देखो एक ध्रुवीयता का मतलब क्या होता है, जब विश्व में एक ही महाशक्ति हो। दो ध्रुवीयता का मतलब क्या होता है, जब विश्व में दो महाशक्ति हों। और बहुध्रुवीयता का मतलब होता है विश्व में बहुत सारी महाशक्तियां हों। तो कुछ लोग कहते हैं कि शीत युद्ध के अंत के बाद विश्व में एक ध्रुवीय हो गया, विश्व में अमेरिका सुपर पावर हो गया। लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं, विश्व बहुध्रुवीय हो गया। जैसे फ्रांसीसी फुकुयामा क्या कहता है, विश्व एक ध्रुवीय हो गया है, अमेरिका का वर्चस्व है। जबकि 3 ब्लॉक्स जियो इकोनॉमिक्स मॉडल जो था ये कहता है कि विश्व बहुध्रुवीय हो गया है, विश्व में बहुत सारी महाशक्तियां उदयत हो गई हैं। ऐसे में जब विश्व में बहुत सारी महाशक्तियां हो जाएंगी तो शक्ति संतुलन को भी तो रखना पड़ेगा, वरना युद्ध भी हो सकते हैं। ऐसे में शक्ति संतुलन वाले मॉडल ने यह कहा है कि विश्व में 4 महाशक्तियां हैं। पहली महाशक्ति है यूएसए, दूसरी है चीन, तीसरी है रशिया और चौथा है पूरा यूरोप। तो जैसा कि अनुमान लगाया गया है कि जो चीन है ये आने वाले समय में अमेरिका और रशिया दोनों को पछाड़ देगा, जबकि जापान चीन की बढ़ती शक्ति से भयभीत हो जाएगा और वो अमेरिका के साथ गठबंधन कर लेगा। देखिए चीन का पड़ोसी देश कौन है, जापान है। अगर चीन की शक्ति बढ़ी तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसका, कोरिया और जापान का। तो कोरिया और जापान का सबसे ज़्यादा नुकसान है, इसलिए जापान और कोरिया किसके साथ गठबंधन कर लेंगे, ये कर लेंगे अमेरिका के साथ। देखो जब हम इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हैं ना तो ये छोटी मोटी चीज़ें नहीं है, इन्हें ना हमें एक पूरा नक्शा सा तैयार करना पड़ता है इंटरनेशनल रिलेशनशिप के लिए। और इसे अगर हम पेपर से 1-2 दिन पहले पढ़ रहे हैं तो ये हवाबाजी है। एक बार समझने की कोशिश करते हैं। देखो जब आप विश्व के नक्शे पे देखोगे तो आपके सामने 4 देश आने चाहिए। चीन के बाजू में देखोगे तो आप कोरिया के बाजू में देखोगे तो आप जापान, और फिर उसके बाद यूएसए आपको दिख जाएगा। ऐसे में अगर चीन आगे बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं वो जापान की संप्रभुता को प्रभावित करेगा, कोरिया की संप्रभुता को प्रभावित करेगा। ऐसे में कोरिया और जापान क्या करेंगे, ये अमेरिका से गठबंधन कर लेंगे, किसको हराने के लिए, चीन को हराने के लिए। यानी कि विश्व में एक नई राजनीति का उदय होगा। इसके अलावा जब अमेरिका का गठबंधन बढ़ेगा तो रशिया यूरोप के साथ हो जाएगा। ऐसा भी तो हो सकता है रशिया यूरोप में अपना प्रभाव डालने लग जाए, क्योंकि वो क्यों चाहेगा कि अमेरिका एक पावरफुल हो जाए। तो ऐसे में यूएसए, जापान और भारत का भी एक ग्रुप हो सकता है जो चीन को विरुद्ध हो, क्योंकि चीन आगे बढ़ेगा तो भारत के लिए भी नुकसान है। तो इसलिए भारत क्या होगा, भारत जापान के साथ मिलकर और अमेरिका के साथ मिलकर गठबंधन बनाएगा। जैसे कि अभी आपने एक गठबंधन पढ़ा होगा क्वेड में कौन कौन है, भारत है, जापान है, अमेरिका है और ऑस्ट्रेलिया है। ये गठबंधन क्यों किया गया, चीन को प्रशांत महासागर में आगे बढ़ने से रोकने के लिए इन चारों देशों ने एक ग्रुप बना लिया। तो एक तरफ तो देखो भारत रशिया को भी सपोर्ट कर रहा है, दूसरी तरफ चीन को रोकने के लिए भारत अमेरिका को भी सपोर्ट कर रहा है।
तो ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पलड़ा कभी इधर कभी उधर होता रहता है, और ऐसा माना गया कि इस शीत युद्ध के बाद ऐसा होगा, और ये आज हो रहा है, हम ये देख रहे हैं आज 2022 में। तो शक्ति संतुलन का जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि हम अपने विपक्षी देशों या अपने शत्रु देशों के बराबर शक्ति प्राप्त करने के लिए गठबंधनों का निर्माण करेंगे, और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम देख रहे हैं नेटो का निर्माण हुआ है, हालांकि वो तो शीत युद्ध के दौरान हुआ था। क्वेड, ब्रिक्स, ये जो ग्रुप बने हैं, देखो भारत एक तरफ तो चीन का दुश्मन है, दूसरी तरफ भारत जो ब्रिक्स वाला जो ग्रुप है, यानी कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इसमें वो चाइना के साथ है। तो ऐसे में शक्ति संतुलन स्थापित करने के लिए और किसी को भी एक सुपर पावर होने से रोकने के लिए ये ग्रुप बनते रहेंगे। तो यहां से यहां तक यही बातें की गई हैं, इन ग्रुप्स की ही बात की गई हैं। तो ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और रशिया, ये भी अपनी शक्ति संतुलन को स्थापित करने में कार्य कर रहे हैं। ये सब ये एक ना अनुमान लगाया गया कब, कि दूसरे शीत युद्ध के बाद ये सारी चीज़ें ऐसे बढ़ेंगी, लेकिन आज 2022 में आप देखो तो ये सारी चीज़ें हैं। जोसेफ नॉय ने 19वीं सदी के क्रम में एक बहुध्रुवीय मॉडल की आलोचना करी। उसने कहा ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और रूस जो है शक्ति संतुलन पर टिके हुए हैं। चीन एक विकासशील देश होगा, जापान एक सीमित सैन्य शक्ति होगा, और यूरोप में राजनीतिक एकता की कमी आएगी। ऐसा अलग अलग बंदे अपनी अपनी अलग अलग क्या दे रहे हैं, थ्योरी दे रहे हैं। इसी थ्योरी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम कहेंगे शक्ति संतुलन की थ्योरी। तो यहाँ से यहाँ तक आप पढ़ेंगे तो यही सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। आगे है सभ्यताओं का संघर्ष मॉडल। इसमें से क्वेश्चन देखिए पेपर में कई बार आया है, टिप्पणी में आएगा, लेकिन ये क्वेश्चन कि सभ्यताओं का संघर्ष मॉडल से हम क्या समझते हैं। तो देखो कुछ लोग तो शीत युद्ध के बाद सबसे पहली चीज़, पहला कौन सा मॉडल आया, शीत युद्ध के बाद सबसे पहला मॉडल आया कि हिस्ट्री का अंत हो चुका है। किसने दिया, फ्रांसीसी फुकुयामा ने। फिर दूसरी थ्योरी क्या आई, 3 ब्लॉक जियो इकोनॉमिक्स मॉडल। और तीसरी थ्योरी कौन सी आई, शक्ति संतुलन मॉडल। चौथी थ्योरी कौन सी आई है, सभ्यताओं का संघर्ष मॉडल। इसमें लोगों का ये कहना है, विचारकों का ये कहना है, खास तौर पर 1993 में सैमुअल पी हैटिंगटन ने ये कहा कि आने वाले समय में जो युद्ध होगा ना, वो सभ्यताओं के टकराव की वजह से होगा। नई दुनिया में जो संघर्ष होगा ना 1991 के बाद, शीत युद्ध के बाद जो संघर्ष होगा, वो विचारों को लेकर नहीं, संस्कृति, धर्म, जातिवाद, नस्ल भेद, इनको लेकर होगा। उसका कारण क्या होगा कि पूरी की पूरी मनुष्य जो जाति है, ये सर्वोच्चता के आधार पर संघर्ष करेगी। शक्तिशाली देश तो शक्तिशाली बने रहेंगे जितने भी, लेकिन गरीब देश हैं, यहाँ पर सभ्यताओं के आधार पर लगातार संघर्ष होते रहेंगे। ऐसे में यानी कि सभ्यताओं के संघर्ष में हम धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति के आधार पर क्या करेंगे, लड़ाई झगड़ों की कल्पना करेंगे। इन्होंने कहा है कि पूरी दुनिया में 8 प्रमुख सभ्यताएं हैं। कितनी प्रमुख सभ्यताएं हैं, 8। जैसे कि पश्चिमी कन्फ्यूशियस, जापानीज, इस्लामी, हिंदू, स्लाव, रूढ़िवादी, लतीनी अमेरिकी और अफ्रीकी। ऐसे में इन 8 सभ्यताओं में सर्वोच्चता को लेकर युद्ध होगा। और आज हम देख भी रहे हैं 2022 में कि कहीं ना कहीं धर्म को लेकर युद्ध बढ़ता जा रहा है, और आने वाले समय में शायद तीसरा विश्व युद्ध इसको लेकर हो। आज बड़े पैमाने पर जो रक्तपात हैं, ये किसको लेकर हो रहे हैं, धर्म को लेकर हो रहे हैं। यूरोप में पश्चिमी ईसाइयत और रूढ़िवादी ईसाई धर्म के बीच, ईसाई धर्म और इस्लाम के बीच, हिंदू और इस्लाम के बीच लगातार संघर्ष बढ़ रहे हैं। बोस्निया, फारस की खाड़ी, कॉकेशस में बड़े पैमाने पर अगर युद्ध हुए तो सभ्यताओं के आधार पर युद्ध होंगे, ऐसी भविष्यवाणी की जा रही हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें सभ्यताओं के बीच संघर्ष की, तो 9/11 का जो हमला हुआ, 11 सितंबर 2001 का जो हमला हुआ, ये अमेरिका ने आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करते हुए इस्लाम पर हमला माना। और बड़े पैमाने पर तालिबानी जो देश हैं, अफगानी जो देश हैं, पाकिस्तानी जो लोग हैं, उनके ऊपर बड़े पैमाने पर बमबारी करी। जब 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के 4 विमानों को हाईजैक कर लिया गया था, 3000 लोग इस घटना में मारे गए थे। तो कहीं ना कहीं ऐसे में ईरान और अमेरिका के मतभेद भी केवल और केवल धर्म के आधार पर रहते हैं। लेकिन बात ये आती है केवल धर्म के बीच मतभेद नहीं है, धर्म के अंदर भी मतभेद हैं, जिसे हम सभ्यताओं के अंदर मतभेद कहते हैं। सभ्यताओं के अंदर मतभेद से भी बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, ऐसा कहा जा रहा है। क्या सभ्यताओं के अंदर मतभेद क्या होता है, एक ही धर्म के अंदर, जैसे कि इस्लाम में बड़े पैमाने पर शिया और सुन्नी के बीच में मतभेद हैं, जो कि इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है। अब ऐसे में शिया और सुन्नी के बीच में मतभेद हो, तो ऐसे में जो खाड़ी के देश हैं, अराबाद देश हैं, यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो युद्ध होते रहते हैं, जैसे कि हम देखते हैं ईरान इराक में युद्ध हो रहा है,
सीरिया, लेबनान, फिलिस्तीन की समस्या, इजराइल की समस्या, बड़े पैमाने पर जो युद्ध हुए हैं ये केवल एक ही धर्म के अंदर ही तो हो रहे हैं, सर्वोच्चता को लेकर ही तो हो रहे हैं। ऐसे में बड़े बड़े आतंकी संगठन बन रहे हैं, जैसे ISIS, अलकायदा, ये दोनों सुन्नी आतंकवादी संगठन हैं। इनका मानना यह है कि सुन्नीवाद को बढ़ावा देना चाहिए, जबकि शिया समुदाय के लोग चाहते हैं कि शिया समुदाय को बढ़ावा देना चाहिए। तो एक सभ्यता के अंदर जो मतभेद हो रहे हैं, एक सभ्यता के बीच में जो संघर्ष हो रहे हैं, ये सभ्यता के अंदर के संघर्ष हैं। और दो सभ्यताओं के बीच में जो संघर्ष हैं वो क्या है, सभ्यताओं के बीच संघर्ष हैं। तो ये माना गया है कि आने वाले समय में बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ इसलिए मारे जाएंगे क्योंकि वो सभ्यताओं के सर्वोच्चता को लेकर लड़ेंगे। ये शीत युद्ध के बाद की एक नई राजनीति है। तो शीत युद्ध के बाद पहली दृष्टिकोण किस चीज़ का उदय हुआ भाई? इतिहासकांत फ्रांसीसी फुकुयामा, 3 ब्लॉक जियो इकोनॉमिक्स मॉडल, शक्ति संतुलन का मॉडल, और ये कहा गया कि सभ्यताओं का संघर्ष होगा। तो सभ्यताओं के टकराव मॉडल के बारे में आप समझ गए हैं क्या है। आगे देखिए, यूनिपोलर मोमेंट वर्ल्ड। देखो यूनिपोलर का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम इसे जानेंगे कि यूनिपोलर शब्द का मतलब क्या होता है। तो हिंदी में यूनिपोलर का मतलब होता है एक ध्रुवीयता। तो शीत युद्ध के बाद की सबसे बड़ी राजनीति रही, जैसे कि फ्रांसीसी फुकुयामा ने भी कहा कि पूरे के पूरे विश्व में एक ध्रुवीय महाशक्ति आएगी, लेकिन थोड़े समय बाद विश्व में बहुध्रुवता आ जाएगी। तो शीत युद्ध के बाद की दुनिया की सबसे खासियत बात क्या है? एक ध्रुवता, यानी कि पूरे विश्व में अमेरिका का दबदबा। पूरा विश्व आज एक ही सुपर पावर के अंतर्गत आ गया है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि समय के साथ बहुध्रुवता आएगी। तो शायद 1 और 2 पीढ़ी के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ बराबरी की महान शक्तियां होंगी, यानी कि और देश धीरे धीरे क्या हो जाएगा, अमेरिका के बराबर आ जाएंगे। अमेरिका जो सुपर पावर है वो कुछ दिनों तक ही रहेगा, क्योंकि अमेरिका के अंदर की जो समस्याएं हैं वो अमेरिका खुद हल ही नहीं कर पाएगा। अराजकता जैसी समस्याएं आएंगी, आज नरसंहार, अकाल, प्रदूषण, इन सभी समस्याओं से तो अमेरिका खुद ही जूझ रहा है। तो ऐसे में विश्व में अमेरिका सुपर पावर कैसे रह जाएगा? ये तर्क दिया जाता है कि कब्जा बनाए रखने के लिए अमेरिका की ना दक्षता नहीं है, अमेरिका के पास ऐसी स्किल्स नहीं है जो पूरी दुनिया पर नियंत्रण कर सके। भले उसके पास सैनिक पावर है, लेकिन और देशों के पास धीरे धीरे जब सैनिक पावर जाएगी तो अमेरिका के दबदबे को क्या कर देंगे, वो कम कर देंगे। ऐसे में एक ध्रुवीय युद्ध चल तो सकता है, एक ध्रुवीय देश विश्व चल तो सकता है, लेकिन कुछ समय तक। कुछ दिनों में जब रूस, जापान और चीन के पास टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, अमेरिका के समान हो जाएंगे। तो ये वाली थ्योरी क्या कहती है, यूनिपोलर मूवमेंट वर्ल्ड, ये कहती है कि एक ध्रुवीय विश्व तो है शीत युद्ध के बाद, लेकिन धीरे धीरे चेंज हो जाएगा और विश्व में बहुध्रुवीय महाशक्तियाँ आ जाएंगी और विश्व में बहुत सारी क्या होंगी, सुपर पावर होंगी। शीत युद्ध के बाद का जो युग है वो विजय उल्लास का युग माना गया। इस फिलॉसफी में क्या कहा गया, इस फिलॉसफी में कहा गया कि शीत युद्ध का अंत हुआ है जो अमेरिका की वजह से हुआ है। अमेरिका की शक्ति सबसे पावरफुल थी, पूंजीवादी सबसे अच्छा था, अमेरिका की नीतियों की वजह से सोवियत संघ का विघटन हुआ, लेकिन ये बिल्कुल गलत अवधारणा है। तो 2 तरीके के लोग हैं। एक तरीके के लोग क्या कहते हैं कि अमेरिका पावरफुल है, अमेरिका की विचारधारा पूंजीवाद जो है वो सबसे अच्छी है, अमेरिका की विचारधारा की वजह से ही सोवियत संघ का विघटन हुआ, अमेरिका की विचारधारा की वजह से ही शीत युद्ध का अंत हुआ। लेकिन दूसरे वर्ग के लोग क्या कहते हैं, नहीं, सोवियत संघ की जो विघटन था तो जो सोवियत संघ का विघटन था वो उसकी आंतरिक नीतियों की वजह से हुआ था, मिखाइल गोर्बाचेव की नीतियों की वजह से हुआ था, वहाँ की भ्रष्ट नौकरशाही की वजह से हुआ था। तो यानी कि 2 चीज़ें आती हैं, एक तरफ तो हम अमेरिका को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि अफगानिस्तान में अमेरिका की सेना रही लेकिन फिर भी वो आतंक का अंत नहीं कर पाई। ISIS और अलकायदा जैसे जो संगठन हैं वो आज भी सक्रिय हैं, भले ही अमेरिका ने आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया था। तो ऐसे में विजय उल्लास में अमेरिका का दबदबा दिखाया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ यही बताया जाता है कि ऐसा वास्तव में है नहीं, क्योंकि कुछ चीज़ों का अगर पतन हो रहा है तो उसके लिए वो चीज़ें खुद ही जिम्मेदार रही हैं। तो इस पैराग्राफ में पूरा पूरा ऐसे बताया गया है। आगे शांति और अशांति के क्षेत्र, यानी कि जब हम विश्व की व्यवस्था को समझ रहे हैं, ये वाला पैराग्राफ भी हम पढ़ चुके हैं। देखिए जब आप ये पढ़ेंगे ना, बिल्कुल वही की वही चीज़ें मिलेंगी जो मैंने पहले ही स्पीच दे दी है, इसलिए मैं पूरा पैराग्राफ छोड़ता हुआ चला जा रहा हूँ, क्योंकि इसकी बात हमने पहले से ही कर ली है। तो जो हमने शांति और अशांति के क्षेत्रों की बात की जाए, तो अगर आपने ग्लोबल साउथ वाला चैप्टर पढ़ा होगा जिसमें हम यूरोप केंद्रित और ग्लोबल साउथ की बात कर रहे हैं, तो वहाँ से ये वाला पैराग्राफ निपट जाता है, 4 से 5 लाइन का ही है ये। तो जब हम बात करते हैं शांति के क्षेत्रों की, तो हम बात करते हैं विश्व के विकसित देशों की, हम बात करते हैं यूरोपीय देशों की, हम बात करते हैं ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, USA,
जापान जैसे देशों की। जब हम अशांति वाले क्षेत्र की बात करते हैं तो हम बात करते हैं गरीब देशों की, हम बात करते हैं भारत जैसे देशों की, हम बात करते हैं एशिया जैसे देशों की। यहाँ पर गरीबी, अति पिछड़ापन, आपदाएं, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी जिन देशों में वो अशांत क्षेत्र हैं, और जिन देशों में विकसित टेक्नोलॉजी है, चाहे कनाडा की बात की जाए, अमेरिका की बात की जाए, यूरोपीय देशों की बात की जाए, जापान की बात की जाए, तो ये सब शांति के क्षेत्र कहलाते हैं। आगे इस चैप्टर की लास्ट थ्योरी है वैश्विक गांव। देखिए, वैश्विक गांव का मतलब है आज बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी का युग है। आज पूरा विश्व वैश्वीकरण के माध्यम से जुड़ चुका है। आज पूरे विश्व में होने वाली घटनाएं एक दूसरे को प्रभावित कर रही हैं। इनका ये मानना है कि आने वाला युग ऐसा युग होगा जो पूरे गांव की तरह होगा, जहां टेक्नोलॉजी के माध्यम से पूरी दुनिया जुड़ जाएगी और हर एक जगह होने वाली घटना दूसरी घटना को प्रभावित करेगी। जहां बहुत सारी कुछ किताबें लिखी गई हैं, जैसे कि कैनेडियन मीडिया सिद्धांतकार मार्शल मैकलुहान ने एक किताब लिखी थी, द गुटेनबर्ग गैलेक्सी, द मेकिंग ऑफ टाइपोग्राफिक मैन और अंडरस्टैंडिंग मीडिया में ये सारी चीज़ें लोकप्रिय हुई कि आने वाले समय में टेक्नोलॉजी के माध्यम से पूरी दुनिया जुड़ जाएगी और हर एक चीज़ का प्रभाव दूसरी जगह पर पड़ेगा। यहाँ ये बात की गई कि पूरी दुनिया तकनीक, मूल्य, जीवन शैली से जुड़ेगी। व्यापार, निवेश और कच्चे माल के साथ ही नहीं बल्कि समस्याओं के साथ भी जुड़ेगी, जैसे कि पर्यावरण प्रदूषण, पीने का पानी, जलवायु परिवर्तन, जनसंख्या। इन सब से कोई भी देश अकेले नहीं निपट सकता। इसके लिए विश्व के सहयोग की जरूरत पड़ेगी और एक गांव यही तो होता है जहां हर एक लोग एक दूसरे को सहयोग करते हैं। तो आने वाले समय में विश्व में ऐसी समस्याएं आएंगी जहां पूरे विश्व के सहयोग की जरूरत पड़ेगी और कोई भी देश अकेला अपना विकास नहीं कर पाएगा। ये संकल्पना वैश्विक गांव की संकल्पना थी। और आरंभिक द्विध्रुवीय प्रणाली, इसमें यह कहा जा रहा है कि एक समय आएगा फिर से रशिया अपनी पावर को गेट करेगा और फिर से अमेरिका और रशिया में संघर्ष होगा। इसे उन्होंने दो ध्रुवता का नाम दिया है, जहां पर दो ग्रुप होंगे जैसे पहले शीत युद्ध में थे। चैप्टर यहीं फिनिश होता है। आगे चैप्टर में एक छोटा सा सारांश दिया है। तो आई होप सो इस चैप्टर से जितने ही प्रश्न बनेंगे वो टिप्पणी वाले ही प्रश्न बनेंगे। अगर कोई बड़ा प्रश्न बना तो वो सिर्फ ये बनेगा कि शीत युद्ध के बाद विभिन्न विचारधाराओं का उदय हुआ, उनका उल्लेख कीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आपको ये पूरी की पूरी सीरीज समझ में आई होगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में।